नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अंबेडकर नगर में। अकबरपुर में 4 बच्चों की हत्या से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में दोपहर 3 बजे 4 बच्चों की हत्या हो गई। मिडिल स्कूल बाउंड्री के पीछे मकान में ये वारदात हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि जिस समय ये घटना हुई थी बच्चों की मां घर पर मौजूद नहीं थी और ये दोपहर के 3 बजे हत्या हुई है। मौके पे आई, मेरे द्वारा भी यहाँ का मौका मुआयना किया गया है। हम लोग को यह पता चला है, जो जिसने हम लोगों को यह सूचना दी उन्होंने बताया कि जो महिला है उनका नाम गासिया खातून है, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, जो कि मौके से फरार हैं। उनके 4 बच्चे थे, सफीक, सऊद, उमर और सादिया, जिनकी उम्र क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष और 8 वर्ष थी। सभी को मार के वो मौके से फरार हो गई हैं। यह फौरी सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। इसमें तहरीर ली जा रही है, मुकदमा दर्ज करके इसमें टीमें गठित की जा रही है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि मौके से फरार जो बच्चों की मां है उन्होंने ही इस घटना को कारित किया है, पर इसमें हम लोग और भी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश कर। दरवाजा अंदर से बंद था, अपराधी कहाँ से भागा, कैसे भागा, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मोटिव हम लोग को पता चलेगा, एक बार अभियुक्त हमारी हिरासत में आ जाए उसके बाद ही हम लोग को मोटिव पता चलेगा। अभी जो प्रथम दृष्टया वो ये है कि जिस घर में यह लाशें मिली हैं बच्चों की, वह जो महिला फरार है उसी के नाम पे है। कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी मामला लग रहा है। महिला का पति सऊदी अरबिया में काम करता है, पिछले 1 वर्ष से वो घर वापस भी नहीं आया है। ऐसी कई संभावनाएं हैं जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। जब कुछ इसमें मिलेगा तो आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो वहीं गाजियाबाद और एनसीआर में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों के बढ़ते दामों ने छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़क किनारे, रेडी पटरी पर बिरयानी, छोले कुलचे और अन्य खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदार अब बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि उनकी कमाई पहले ही सीमित होती है, लेकिन अब हर महीने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से मुनाफा लगभग खत्म हो गया है। गाजियाबाद के कई इलाकों में काम कर रहे छोटे व्यापारियों के मुताबिक हालात ऐसे हो गए हैं, या तो उन्हें खाने पीने का सामान कम दाम बढ़ाना पड़ रहा है या फिर काम बंद करने की नौबत आ सकती है। कुछ दुकानदारों ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो वो शहर छोड़कर गांव लौट जाएंगे, खेतीबाड़ी करने को मजबूर हो जाएंगे। छोटे कारोबारियों का कहना है कि कॉमर्शियल सिलेंडर उनके कारोबार की रीढ़ है और इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी सीधे उनके रोजी रोटी पर असर डाल रहा है। इन व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों पर नियंत्रण किया जाए ताकि उनका रोजगार बचा रह सके और आम लोगों को भी सस्ती दरों पर खाना मिल सके। तो वहीं गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां युवक ने सोसाइटी में घुसने के दौरान पहले बैरियर तोड़ा और फिर बुजुर्ग गार्ड पर हमला कर दिया। ये घटना सेक्टर 62 स्थित रजत बिहार सोसाइटी की बताई जा रही है, जहां इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, रोकने पर उसने बैरियर तोड़ दिया और गार्ड के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद सोसाइटी के माहौल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 1 मई का बताया जा रहा है और मामला थाना सेक्टर 58 क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां होटल में पर घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के आरोप लगे हुए हैं। इंदिरापुरम स्थित पारस मजिस्ट्रिक मार्केट में अपना होटल के नाम पर प्रतिष्ठान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में डोमेस्टिक गैस सिलेंडर रखे दिखाई दे रहे हैं। नियमों के मुताबिक किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू नहीं बल्कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में घरेलू सिलेंडर होटल तक पहुंचे कैसे? स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस तरह की गतिविधियां बिना किसी मिली भगत से संभव नहीं है और इसमें गैस एजेंसियों या सप्लाई चेन की भूमिका भी हो सकती है। ये मामला न सिर्फ नियमों के उल्लंघन का है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद गंभीर है। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है।
तो वही गाजियाबाद समेत देश भर में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक लोगों के मोबाइल फोन पर तेज अलार्म बजने लगे। मोबाइल स्क्रीन पर इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज फ्लैश शुरू हुआ, जिससे देखकर कई लोग घबरा गए और समझ नहीं पाए कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने इसे किसी बड़े खतरे की चेतावनी समझ लिया तो लोग डर के कारण अपने फोन को बंद करने लगे। हालांकि थोड़ी देर में साफ हो गया कि ये कोई असली खतरा नहीं बल्कि सरकार द्वारा किया गया एक टेस्ट मैसेज था। यह अलर्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के इमरजेंसी अलार्म सिस्टम की टेस्टिंग का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों तक सूचना पहुंचाने की व्यवस्था को जांचना है। अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के दौरान इसी सिस्टम के जरिए लोगों को समय रहते सतर्क किया जा सकेगा। इसलिए अगर आपके मोबाइल पर भी ये अलार्म आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी। तो वहीं बुलंदशहर से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वीडियो दिलशाद कुरैशी उर्फ हड्डी का बताया जा रहा है, जो पहले AIMIM से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वायरल वीडियो में कथित तौर पर दिलशाद कुरैशी एक कार के वोंट पर हथियार रखकर रील बनाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो उन्होंने अपनी ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर खुलेआम हथियार का प्रदर्शन कैसे किया जा रहा है? क्या इसके लिए कोई अनुमति ली गई थी? स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के वीडियो समाज में गलत संदेश देते हैं और कानून व्यवस्था पर असर डाल सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र से एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवती को गंभीर रूप से जलाने की घटना के बाद अब उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक सवालनपुर गांव में युवती ने अपने परिचित के घर पहुंची। इस दौरान उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर रूप से झुलसी युवती को पहले CHC ले जाया गया, जहां उसके हालात नाजुक होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया गया। करीब 8 दिन तक इलाज के बाद युवती ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने इस मामले में आरोपी युवक समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि घटना के इतने दिन बाद भी मुख्य आरोपी के अलावा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई धीमी है और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मतलब ऐसा था कि मेरी लड़की यहाँ से भगा करके वो सरबानपुर ले गई थी लड़ा करके, और ले जाने के बाद में उसके छोटे भाई ने बड़े भाई से छोटे भाई ने पेट्रोल छिड़क करके और उसमें आग लगा दी जिंदी में आग लगाने के बाद में वो अपने घर का ताला वगैरह बंद करके सब लोग फरार हो गए। यहाँ से फिर मतलब मेरी लड़का की घरवाली उसकी मम्मी गई, जब उसे मतलब गाड़ी में घेर करके 12 नंबर की में 112 नंबर की में गाड़ी में घेर करके शिकारपुर लेकर के आई। शिकारपुर से रेफ़र करने के बाद में बुलंदशहर कर दी और बुलंदशहर के रेफ़र करने के बाद में वो दिल्ली कर दी। अरे दिल्ली कितने दिन इलाज चला है? मतलब दिल्ली 6 दिन चला है, 7वें दिन ख़त्म हो गई है। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस ने मतलब कोई पकड़ा नहीं है, एक पकड़ा है, वो भी पकड़ करके दूसरे ने दिया है, दूसरे ने पकड़ करके दिया है। तो क्या आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? मतलब संतुष्ट कहाँ से हो, मैं बतलाइए आप। जब उन्होंने कुछ को नहीं करा तो मतलब क्या करें। तो क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से आप या SSP से, क्या मांग करते हैं आप? नहीं, हम तो SSP साहब से यही करते हैं कि उनको सजा मिलनी चाहिए। उनका जो दंड है वो डट के भागी होनी चाहिए, डट के भागी होनी चाहिए। सर, उस लड़के की शादी रिश्ता हो रहा था, रिश्ते के मामले में इसने पूछा का रिश्ता हो रहा है तो वो बोल रहे थे कि हाँ मेरा रिश्ता हो रहा है, तू आके देख ले। उसे बुलवाया है, फिर ये वहाँ जाकर कहने लगे कि मैं मर जाऊंगी आग लगा के। इतनी देर में उन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया इसके ऊपर। ये आपकी बेटी थी? जी मेरी बेटी है। पेट्रोल किसने छिड़का था? विवेक ने। क्या इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है? जी पुलिस द्वारा ही यहाँ आई है। जिस लड़के ने फोन किया था उस लड़के का नाम क्या था? उसका नाम तो आशीष। आशीष। अभी
अभी यहाँ से शिकारपुर CSC लाए हैं आप, सरकारी अस्पताल लाए हैं, यहाँ से क्या बेटी को यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है? जी हाँ जी। हालत सही नहीं है? नहीं, हालत सही नहीं है। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सर इसका तो जो होना चाहिए, जितनी कार्रवाई होनी चाहिए उतनी ही थोड़ी है। इसने तो बिल्कुल जान लेने वाला हमला किया है। इस पर जान जाने में कमी क्या है, जान जाने में कमी क्या रह गई है, पूरी झुलझ गई। मतलब ऐसा था कि तो वहीं मुजफ्फरनगर में जहां प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के दताना गांव में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हो गई। जानकारी के मुताबिक भांजी के प्रेमी ने कथित तौर पर उसके मामा पर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मामा ने भी हथियार का इस्तेमाल करते हुए युवक को घायल कर दिया। इस घटना में मामा पारुल और प्रेमी मोनू दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अक्षय महादिक SP देहात ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और विवाद के कारणों की गहराई से पड़ताल कर रही है। इलाके में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। थाना बुढ़ाना के कुतुबपुर दताना में करीब 9 बजे करीब कंट्रोल रूम द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ दो पक्षों में झगड़ा हो गया है। वहाँ पर तुरंत थाना प्रभारी में चौकी प्रभारी के वहाँ पहुँचे। वहाँ पर देखा गया तो एक पारुल व्यक्ति है और दूसरा पक्ष मोनू है। दोनों किसी कारणवश दोनों में कहा-सुनी में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बड़ा कि उसने मोनू ने तमंचा से ला करके पारुल की गोली मारी, जिसके पेट में गोली लगी है, और पारुल ने किसी बलकटी से उसके सिर पर, मोनू के सिर पर प्रहार किया। दोनों ही घायल अवस्था में CSC बुढ़ान लाया गया है। दोनों खतरे से बाहर हैं। दोनों को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। मौके पर स्थिति सामान्य है और विधिक आपसी कार्रवाई की जा रही है। थाना बुढ़ाना। तो वहीं गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जहां 80 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। मृतक की पहचान रमेश शर्मा के रूप में हुई, जिसकी 19 अप्रैल को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले कोई बाहरी नहीं, बल्कि घर में काम करने वाली नौकरानी का परिवार ही निकला। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आनंद और उसके भांजे प्रियांशु को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग किशोरी को संरक्षण में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लूट की नीयत से घर में घुसे थे, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें देख लिया और शोर मचाने लगे। इसी दौरान पकड़े जाने के डर से आरोपी ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जांच में ये भी सामने आया है कि वारदात की साजिश में नौकरानी की बेटी ने घर में रखे पैसे और कीमती सामान की जानकारी दी थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के जेवर और 2 जोड़ी पंजेब और अंगूठी भी बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी आनंद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी आरोपियों को भी दबोच लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। 29/4/26 को विकास चंद शर्मा जो उत्तरांचल कॉलोनी के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनके पिता जो रमेश चंद शर्मा, जिनका नाम था, लगभग 80 वर्ष उनकी उम्र थी, वह घर में अकेले थे और उनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना के आधार पर तत्काल हमारी फील्ड यूनिट और थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। मौके पहुंचने के बाद छानबीन की थी। उस छानबीन के उपरांत कई टीमों का गठन किया गया था। इसमें स्वाट टीम भी लगाई गई थी और थाने की टीम में से भी कई टीमों का गठन किया गया था। इन लोगों ने लगातार CCTV कैमरे और सर्विलांस की सहायता से उनके जो इसमें अभियुक्तगण थे उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे। CCTV कैमरा और हमारा जो सर्विलांस है उसके माध्यम से पता चला कि इनके यहाँ एक नौकरानी थी, रेखा जिसका नाम था, वो वहाँ पर काम करती थी। उसके काम करती थी उसके पति और उसके भांजा था और उसकी एक लड़की द्वारा ये घटना कारित की गई है। और जब इसकी पृष्ठभूमि में जाया गया तो पता चला कि करीब 3.5 महीने पहले जो नौकरानी है उसकी लड़की वहाँ पर काम करती थी, जिसके द्वारा 2000 रुपये की चोरी इनके घर से की गई थी, जिसकी शिकायत इन लोगों द्वारा उसके पिता से की गई थी और उसे काम से निकाल दिया गया था। पुनः उसके पिता के रिक्वेस्ट पर इनको पुनः काम इसकी माँ को, लड़की जो थी जिसने चोरी की, उसकी माँ को काम पर रख लिया गया था। उसकी जो महिला थी जो काम करती थी, उसके बहाने उसका पति भी वहाँ आता जाता रहता था। लड़की जिसको काम से निकाला गया था उसने अपने पिता को बताया था कि उस घर में पैसा काफ़ी है, अगर हम लोग वहाँ प्रयास करें तो पैसा वहाँ अच्छा मिल सकता है। उसी लालच में
जो उसका महिला का पति था वह, और उसने अपने एक भांजे को शामिल किया था, और उसकी जो लड़की जिसको चोरी में निकाला गया था, ये तीनों लोग मिल करके वहाँ पर मौके पर गए थे। इन लोगों ने घर में जा करके बाहर से जो गेट था उसका ताला बंद कर दिया था, अंदर जा करके इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं नोएडा से एक अलग और अनोखी पहल सामने आई है, जहां पहली बार ब्रज रस भजन क्लबिंग का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 10 मई को आइस्कॉन टेम्पल नोएडा में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस आयोजन का उद्देश्य खास तौर पर युवा पीढ़ी को अध्यात्म से जोड़ना, जिसके लिए भजन क्लबिंग जैसा नया कॉन्सेप्ट पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम की थीम ब्रज रस रखी गई है, जिसमें वृंदावन की महिमा, भक्ति और संस्कृति का मंचन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस आयोजन में हरि भजन और कीर्तन का अनोखा संगम देखने को मिलेगा, जो पारंपरिक भक्ति और आधुनिक प्रस्तुति का मेल होगा। साथ ही गौड़िया वैष्णव आचार्य की शिक्षाओं से भी लोगों को अवगत कराया जाएगा, ताकि भक्ति और ज्ञान दोनों का अनुभव मिल सके। देश भर में सोशल मीडिया पर ये भजन क्लबिंग कॉन्सेप्ट तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग आकर्षित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में करीब 800 लोगों की शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस्कॉन टेम्पल ने लोगों से अपील की है कि वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आध्यात्मिक आयोजन का हिस्सा बने। हरे कृष्णा। इसका उद्देश्य है जो आज का समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी जो थोड़ी सी पथभ्रष्ट हो गई है और गलत आदतों में है, उनके माता पिता, उनके टीचर्स बहुत परेशान है, वो स्वयं भी परेशान है क्योंकि वो तनाव में है, फिर वो आश्रय लेते हैं अल्कोहल का, बैड सोसाइटी का, ड्रग्स का। तो उनको एक ऑल्टरनेटिव लाइफस्टाइल देने के लिए, एक सतोगुनी मनोरंजन देने के लिए, आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए, ताकि वो बहुत काबिल, आज की युवा पीढ़ी इज मोर इंटेलिजेंट देन वी वर व्हेन वी वर यंग, लेकिन थोड़े से मिस डायरेक्टेड है। उनको सही दिशा देने के लिए कार्यक्रम है। दे लव म्यूजिक, विल गिव देम नाइस म्यूजिक। दे लव डांसिंग, विल ऑफर देम डांसिंग। दे लाइक टू ईट नाइस थिंग, विल गिव देम फर्स्ट क्लास प्रसाद, यू नो। तो उनको बताना कि सतोगुनी जीवन में भी हम प्रसन्न रह सकते हैं, बल्कि ज़्यादा प्रसन्न रह सकते हैं। तो यही उद्देश्य है, समाज को एक दिशा दिखाने। यहाँ पर करना चाहे तो उसको क्या प्रोसेस रहेगा? गेस्ट वर्षी कुछ भी यहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको पहले बताना पड़ेगा कितने आपके गेस्ट आ रहे हैं, हम उतना प्रसाद बना देते हैं, उसके अनुसार आप जो भी दान देना चाहे मंदिर में। तो वहीं नोएडा सेक्टर 8 स्थित एक गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि F128 सेक्टर 8 स्थित इस फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग तुरंत मौके पर पहुंचा और करीब 10 फायर टेंडर आग बुझाने में जुट गए। काफी देर तक चली कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। इस दौरान फैक्ट्री के आसपास हड़कंप मच गया और माहौल बन गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और जांच जारी है। लगभग 4:30 बजे फायर सर्विस कंट्रोल रूम के माध्यम से, एमडीटी के माध्यम से हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 8 में F127 ब्लॉक है, यहाँ पे आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ 2 यूनिट भेजी है। यहाँ आके देखा गया कि ये गत्ते की फैक्ट्री है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है। हमने तत्काल प्रभाव से अन्य फायर स्टेशनों से कुल 8 से 10 गाड़ियाँ यहाँ भेजी है। यहाँ हमारे बहादुर कर्मचारी BA सेट पहन के दूसरी फैक्ट्री की मदद से और अंदर घुस के फैक्ट्री के आग बुझाना प्रारंभ किया है। आग लगभग 1.5 से 2 घंटे फायर फाइटिंग के बाद हमने बुझा दिया है। ये आग संभवतः हमें देर से इन्होंने सूचना दी थी, आग काफ़ी फैल गई थी इससे। और इसमें अच्छी बात यह है कि कोई भी फंसा हुआ नहीं था, कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। आग को तो वहीं थाना भवन से एक सुंदर और आस्था से भरी पहल सामने आई है, जहां श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया। मां सकंबरी देवी सेवा मंडल द्वारा 2 डिलक्स बसों को श्रद्धालुओं के साथ सिद्ध बाली धाम के पावन दर्शन के लिए रवाना किया गया है। बसों से प्रस्थान के दौरान पूरा माहौल भक्ति में हो उठा। श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ यात्रा की शुरुआत की और बाबा सिद्ध बली के दर्शन को लेकर गहरा उत्साह देखने को मिला। सेवा मंडल के पदाधिकारियों ने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की। ये यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि समाज में सेवा, एकता और भक्ति की भावना को मजबूत करने का प्रयास भी है। ऐसे आयोजन से लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और सामूहिक श्रद्धा का भी अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है।
तो वहीं थाना भवन से एक बड़ी धार्मिक और स्थानीय स्तर की खबर सामने आई है, जहां कचौरी नाथ मंदिर के निर्माण को लेकर चल रहा विवाद अब थमता नजर आ रहा है। कचौरी धाम मंदिर परिसर में लंबे समय से रुका निर्माण कार्य अब फिर से शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि योगी सतीश नाथ महाराज द्वारा आंदोलन और भूख हड़ताल की चेतावनी दी जाने के बाद कुछ ही घंटों के भीतर ठेकेदार मौके पर पहुंचा और काम दोबारा शुरू करा दिया। महंत सख्त रुख और संत समाज की एकजुटता का असर साफ तौर पर देखने को मिला। जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। महंत योगी सतीश नाथ ने कहा है कि ये केवल निर्माण का मुद्दा नहीं बल्कि आस्था और सम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने समय रहते कार्रवाई के लिए प्रशासन का आभार जताया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर भविष्य में फिर से काम रुका तो आंदोलन और भूख हड़ताल दोबारा शुरू की जाएगी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अब ये निर्माण कार्य तय समय में और गुणवत्ता के साथ पूरा होगा। आज बाबा कचौरीनाथ की दयातरीन ठेकेदार बाड़कों ने आज काम शुरू करा है। अगर जाके से ये काम रुकता है तो अपने भूख हड़ताल पे साधु फिर बैठेंगे। ठीक है, तो इन बच्चों ने काम शुरू करा। बाबा कचौरीनाथ इस कार्य को पूर्ण करा ले, बहुत अच्छा रहेगा। आज बाबा कचौरीनाथ की दयातरीन ठेकेदार बाड़कों ने आज काम शुरू करा है। अगर जाके से ये काम रुकता है तो अपने भूख हड़ताल पे साधु फिर बैठेंगे। ठीक है, तो इन बच्चों ने काम शुरू करा। बाबा कचौरीनाथ इस कार्य को पूर्ण करा ले, बहुत अच्छा रहेगा। तो वहीं थाना भवन क्षेत्र से एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए जोरदार आवाज उठाई। मंटी हसनपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला आरक्षण बिल को लेकर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और सरकार से महिला आरक्षण बिल को जल्द पारित करने की मांग की है। रैली के दौरान महिलाओं ने एकजुटता दिखाते हुए अपने अधिकारों के समर्थन में नारे लगाए और अपनी भागीदारी को मजबूत करने की बात कही। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष पंडित पवन गौतम, ब्लॉक प्रमुख निधि दीपक कोरी, सहकारी संघ अध्यक्ष महेश गोयल और मीडिया प्रभारी आशीष सिंघल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिलना बेहद जरूरी है और महिला आरक्षण बिल समय की मांग बन चुकी है। इस रैली के माध्यम से महिलाओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि वो अपने अधिकारों को लेकर अब और ज्यादा जागरूकता और संगठित है। वहीं गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में देर रात दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। केला भट्टा इलाके में हुए इस विवाद के दौरान लाठी डंडों से पथराव की घटनाएं सामने आई, जिससे एक परिवार के करीब 8 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रण किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। शनिवार को क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने भी परिवार के समर्थन में खड़े रहने की बात कही है। स्थिति को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही नीचता का जो कारतूपूर्ण हरकत की है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने जो शानदार कार्रवाई की है पूरे मामले को, क्योंकि बहुत बड़ी घटना हो सकती थी और वहाँ जो कुछ जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मदरसों से और मस्जिदों से कट्टरपंथी ट्रेनिंग लिए हुए पत्थर फेंकने की, गाजियाबाद में ये घटनाएं नहीं होती थी। यहाँ बहुत सांप्रदायिक सौहार्द के साथ लोग रहते हैं। लेकिन ये कौन से जगह पढ़ के आए हैं इसकी जांच तो पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस ने बहुत शानदार काम किया है, तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुझे उम्मीद है जो फरार है इसमें एक नहीं है, इसके पीछे जो साजिश है महिलाएं भी इसमें शामिल है। इन सब के ऊपर जो कार्रवाई माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिसके लिए सरकार जानी जाती है उससे भी कठोर कार्रवाई होगी। गाजियाबाद के माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश है, पिछले दिनों लौनी में भी एक गरीब हमारे जाटव भाई को, सोनू जाटव को पीट करके इन जिहादियों ने मारा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कठोर कार्रवाई कराई और पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर
अच्छी बात यह है कि खुद रात भर पुलिसिंग करते हैं। और जहाँ तक डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर जो लोगों ने बताया, क्योंकि जनता नेता की और पुलिस की तारीफ तभी करती है जब बहुत सख्त एक्शन हो, तो लोगों ने पुलिस की तारीफ की है। इसका मतलब पुलिस ने अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत ही दुखद। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। तहसील परिसर में ग्राम के बेगमाबाद की महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्थाओं ने उनकी परेशानियां कम करने के बजाय और बढ़ा दी है। उनका आरोप है कि बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन बिजली खपत की सही जानकारी नहीं मिलती है। कई बार मोबाइल ऐप भी ठीक से काम नहीं करता है, जिससे बैलेंस और रीडिंग जानना मुश्किल हो जाता है। महिलाओं का कहना है कि ये सिस्टम पारदर्शी नहीं है और उपभोक्ताओं के लिए नई मुसीबत बन गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर की खामियों को दूर करने और आम लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। इस दौरान महिलाओं ने अधिकारियों को अपनी शिकायत भी सौंपी है। फिलहाल मौके पर स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, बिजली के बारे में आए, मीटर के बारे में क्या दिक्कत है? उसमें बिल ज्यादा आ रहा है और टाइम से पहले लाइन काट देते हैं। बिल जमा करते करते लाइन कट गई है। महीने में 2-3 बार बिजली कट रही है। ये बताओ, हम तो मीटर में आग लगा देंगे, नहीं तो हमारे में मीटर बदलो। अब गरीब आदमी मजदूरी पूरे दिन काम कर रहा है। पुरानी मीटर चाहिए हमें, ये नई मीटर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, बार बार हमारी बिजली कट जा रही है। महीने में 2 बार भी 3 बार भी बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, फिर भी 2 रुपए में, 4 रुपए में, 10 रुपए में बिजली क्यों कट रही है हमारी? बच्चों को स्मार्ट मीटर। अब क्या दिक्कत आ रही है आपको? परेशानी बताएं। परेशानी यह है कि बिजली बार बार कटती है, हमारी बिल ज्यादा आ रहा है। बच्चों को हमें पुराना मीटर चाहिए। पुराना मीटर। मेरा नाम लोकेश है, मैं देवघर से आई हुई हूँ और बिजली विभाग के लिए आई हुई हूँ। मीटर में हमारे स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। मीटर में मीटर लगाया गया हमारा। हमसे ये बोला था कि आपका मीटर लगेगा। हमने बोला हमारा हस्बैंड घर नहीं है, हमें मीटर नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि आप लगवा लो, वरना फिर पैसे देकर लगवाओगी। हमने बोला नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि जरूरी लगने हैं, हमें पुलिस की धमकी दी गई, हमें धमकी दी गई है, ना तो पुलिस आ जाएगी ना कोई बात नहीं। उन्होंने हमने पूछा, मैं कहा भैया बिल कैसा आएगा? उन्होंने बोला कि जैसे मारा ऐसे उसमें आएगा। हमने पूछा कि भैया लेट कटेगी नहीं कटेगी? उन्होंने बोला कि 10,000 बिजली बिल हो जाएगा तो तब लेट कटेगी, वरना नहीं कटेगी। और अब ये समस्या है कि तीसरे दिन के मैसेज भेजते हैं कि माइनस से पहुंच गया, 10 रुपए लेट कट चुकी। बताओ, माइनस से लेते हैं तो हम कहाँ से लाए? पैसे गरीब आदमी है, हम बच्चों को खिला दे, बिल भरेंगे। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।